guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to discuss about ion exchange chromatography। तो अगर मैं बात करूँ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, तो ये अट्रैक्शन के ऊपर बेस होती है। जैसे कि हमें पता है कि दो अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारी जो स्टेशनरी फेज होगी उसको हम आयन एक्सचेंजर बोलेंगे। या तो वो कैटायन फॉर्म में होगी या फिर एनायनिक मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करेगी। तो उसके और एनालाइट के बीच में यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए यूज़ की जाएगी। एडवांटेज क्या है? रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है इसकी। माइन्यूट अमाउंट में भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड में तो उसको भी सेपरेट कर देती है ये। उसकी कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जब क्रोमेटोग्राफी की लास्ट वीडियो को डिस्कस करूँगी तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी की केस में, ठीक है। और इसकी हाई कैपेसिटी होती है किसकी? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आयन एक्सचेंजर जो एक वर्ड है जो बार बार मैं यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही हूँ कि भाई आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयनिक जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं स्टेशनरी फेज के बीच में एंड एनालाइट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे टू टाइप्स के आयन एक्सचेंजर होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो जो कैटायंस होते हैं ऑब्वियसली बात है कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप को कंसिस्ट करते हैं और उनको हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर कहेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम उसको कैटायनिक बोलेंगे। एनायन पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जिसमें प्रोटॉन वगैरह प्रेजेंट होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज एनायंस को अट्रैक्ट करेंगे और ये बेसिक आयन एक्सचेंजर कहलाएंगे। फिर अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है, जब हम कॉलम लेंगे तो कॉलम में जो मैट्रिक्स होगा हमारा वो मैट्रिक्स पॉलीस्टायरीन से मिलके बना होगा या फिर सेलुलोज का होगा या फिर एगारोज जेल का होगा। और जो उस पर आयनिक ग्रुप अटैच होंगे वो सल्फोनेट हो सकते हैं या फिर क्वाटरनी अमोनियम आयंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वर्किंग पीएच पे क्या होते हैं? आयनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर बोला जाता है। फिर कुछ अदर आयनिक ग्रुप भी होते हैं जैसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड डाई इथाइल अमोनियम ग्रुप। इनको वीक एक्सचेंजर बोला गया है क्योंकि ये नैरो रेंज ऑफ पीएच पे क्या होते हैं? आयनाइज्ड होते हैं। तो जो नैरो पे होंगे उनको वीक बोलेंगे और जो हमारे नॉर्मल पीएच पे या वाइड रेंज ऑफ पीएच पे जो आयनाइज्ड हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर बोला जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट हम यहाँ पे आयनिक जो हमारा एक्सचेंजर है वो स्ट्रॉन्ग चूज़ करेंगे, आइदर वीक चूज़ करेंगे। जो हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। और जो उसका सेटअप होता है कि पंप चाहिए होता है, हमें कॉलम चाहिए होता है, एक डिटेक्टर चाहिए होता है, सैंपल इंजेक्टर चाहिए होता है, सेम सेटअप आता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं जैसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या फिर जो हमारी, अब मैं बात कर रही हूँ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिफ़र करते हैं। जो सेटअप है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो जब मैं HPSC की बात कर रही हूँ तो ये हमारी बॉन्डेड फेज आयन एक्सचेंजर को यूज़ करती है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, हमने सिलिका लिया तो सिलिका के साथ मैं अपनी सोलवेंट या लिक्विड जो स्टेशनरी फेज है उसको जब मैं एडहेयर करवाऊंगी तो वो बॉन्डेड फॉर्म में उससे जाके अटैच हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आयनिक या फिर हमारी स्ट्रॉन्ग या वीक आयनिक जो स्टेशनरी फेज होगी वो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगी मैट्रिक्स के साथ, तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड फेज। तो HPLC में हम बॉन्डेड फेज आयन एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं और जो HPLC में हम आयन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं वो 60 डिग्री तक स्टेबल होते हैं। ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये मोबाइल फेज की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेपरेशन जो है मॉलिक्यूल्स का या अमीनो एसिड का वो अच्छे से हो पाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि हम कैसे चूज़ करेंगे अपने एक्सचेंजर को। तो जो एक्सचेंजर है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एनालाइट है जिसको मैं एनालाइज करने जा रही हूँ या जो कंपाउंड जिसमें मैं डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रही हूँ वो कितने पीएच पे स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उनके मोलिकुलर मास पे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आयनिक है या कैटायनिक है।
इस पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा एक्सचेंजर यहाँ पे चूज़ करूँगी। अगर वो वाइड रेंज ऑफ पीएच पे यहाँ पे अपनी वेरिएशन शो करते हैं, आयनिक फॉर्म शो करते हैं, तो मैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर को यहाँ पे यूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ जो नैरो पीएच रेंज पे स्टेबल हो पाता है, क्योंकि आइदर वो कैटायनिक फॉर्म में होगा या आयनाइक फॉर्म में होगा, ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो न्यूट्रल होगा, तो जो प्रोटीन है वो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, वीक एक्सचेंजर यूज़ करूँगी। इफ़ एन एनालाइट स्टेबल बिलो इट्स आइसोआयनिक पॉइंट, आइसोआयनिक पॉइंट वो जिसमें वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल स्टेट में जब रहता है, तो अगर वो स्टेबल है आइसोआयनिक पॉइंट से नीचे, जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होता है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन्स को। सेम यहाँ पे है कि एनालाइट जो स्टेबल होगा बिलो आइसोआयनिक पॉइंट से वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पे हम मुझे एक कैटायन एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी। अगर एनालाइट स्टेबल होता है अबाउट इट्स आइसोआयनिक पॉइंट, सेम एग्जैक्टली जैसे प्रोटीन्स पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे वहाँ पे क्या कर लेता है, अपने प्रोटॉन्स को लूज करके नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है, सिमिलरली यहाँ पे होता है, तो उसके लिए मेरे को एनायन एक्सचेंजर चाहिए होगा मेरे स्टेशनरी फेज के अंदर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आयन एक्सचेंजर्स के, जैसे यहाँ पे हम मैट्रिक्स सेलोज या डेक्स्ट्रिन या पॉलीएक्राइलेट जो एगारोज शेल उसका यूज़ कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप किसके, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे, कार्बोक्सी और कार्बोक्सी मिथाइल के लिए यूज़ करेंगे। और ये वीक एसिडिक और कैटायन एक्सचेंजर का यूज़ हम ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप के लिए करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आयन एक्सचेंजर शो किए गए, स्ट्रॉन्गली एसिडिक और वीकली एसिडिक या स्ट्रॉन्गली बेसिक हम किन किन टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के साथ यूज़ करेंगे और किस टाइप के मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे हम इन आयन एक्सचेंजर को यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो आता है वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो या तो बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज़्यादा पीएच को रिक्वायर करते हैं आयनाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर की जरूरत होगी। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करता है, इसीलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, क्योंकि या तो आइदर लो पे या फिर ये हाई पीएच पे क्या होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, तो उसके लिए क्या होगा, वीक एक्सचेंजर होगा। वीक एक्सचेंजर क्यों होगा, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है टेंडेंसी, प्रोटीन की को डीनेचर करने की टेंडेंसी जो होती है उसको कम कर देता है, और इनकी इनएबिलिटी होती है वीकली चार्ज्ड इम्प्योरिटी से बाइंड करने की, इसलिए ये इल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको एनहेंस कर देते हैं, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। कैटायन और एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बीच में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी की बात करूँ तो कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों ही प्रिपरेटिव और एनालिटिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनालिसिस के लिए भी अगर मेरे को कोई अपना जो कंपोनेंट है उसको प्रिपेयर करना है, कैटायन में कन्वर्ट करना है या फिर एनायन में कन्वर्ट करता है, तब भी मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और लार्ज प्रोटीन्स जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिसिमिलरिटी की बात करूँ तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रोटीन्स के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज होता है एट ए पीएच बिलो देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हमें पता है कि उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे जब पीएच होता है, कम पीएच होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर देते हैं और प्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। और जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो नेट नेगेटिव चार्ज जब प्रोटीन गेन कर लेता है, मतलब कि हाई जब पीएच होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड में, वो क्या कर देता है, अपने प्रोटॉन्स को लूज कर देता है और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, डीप्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाता है। तो उस पे हम क्या करेंगे, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। इल्यूएंट का पीएच हमें पता है, इल्यूएंट या बफर जो हम मोबाइल फेज की फॉर्म में लेते हैं ताकि हमारा जो एनालाइट है वो इल्यूट आउट हो जाए 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच है वो 1 पीएच यूनिट या तो अबो होगा या फिर बिलो होगा। जो भी हम एनालाइट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मैंने लिया है तो उसका मान लो 6.8 आइसोइनिक पॉइंट है, तो या तो मैं उसके पीएच से 1 पॉइंट बिलो लूँगी या फिर 1 पॉइंट अबो लूँगी पीएच उस इल्यूएंट सोलवेंट का।
अगर मैं कैटायनिक बफर की बात करूँ तो इसमें मैं ट्रिस ले सकती हूँ, पिरिडिन ले सकती हूँ और एल्काइल अमाइन ले सकती हूँ। और मैं ये जो ट्रिस है या फिर एल्काइल अमाइन है, इसको मैं एनायन एक्सचेंजर के साथ में यूज़ करूँगी फॉर इल्यूशन पर्पस। और एनायनिक बफर में मैं एसीटेट, बारबिटूरेट और फॉस्फेट को यूज़ करूँगी कैटायन एक्सचेंजर के साथ। लास्ट स्टेप होगा इसमें इल्यूशन का, जिसमें ग्रेडियंट इल्यूशन जो है वो कॉमन प्रोसेस होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और एनायनिक के और कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने एनालाइट को। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक इल्यूजन की बजाय ग्रेडियंट इल्यूजन जो है वो कॉमन प्रोसेस होगी। कॉन्टिन्यूस और स्टेप वाइज पीएच आयनिक स्ट्रेंथ ग्रेडियंट में बी एम्प्लॉयड, बट कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट टेंड टू गिव बेटर रेजोल्यूशन विद लेस पिक टेलिंग. Generally, with an ion exchanger, the pH gradient decrease and ionic strength increase. Whereas cation exchanger के साथ pH और ionic gradient increase हो जाएगा evolution के टाइम पे। तो ये दोनों की रिवर्स है कि anion exchanger में डिक्रीज हो जाता है और कैटायनिक एक्सचेंजर में इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की क्या डिसएडवांटेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज्ड मोलिक्यूल को ही हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं कि आयन एक्सचेंजर और एनालाइट के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, जो आयनिक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होंगे एनालाइट, उनको हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीएच के बफर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम एज ए मोबाइल फेज या इल्यूएंट यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी जो होती है कॉलम की वो लेस होती है। जब हम बार बार यूज़ कर लेते हैं तो जो हमारा स्टेबिलिटी है उसको प्रेडिक्ट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि कितना रिप्रोड्यूसिबल है हमारा कॉलम, मतलब कितना रिलायबल है बेसिकली मैनी ए टाइम। और जो सिलेक्टिविटी है और रिजोल्यूशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंट्रोल करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम नहीं सिलेक्ट कर पाते। इट्स वेरी टफ प्रोसेस कि हम कैटायनिक एक्सचेंजर यूज़ करें या एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ करें, और अगर हमारा पीएच थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने मान लो यहाँ पे कैटायनिक एक्सचेंजर यूज़ कर लिया। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनालाइट को अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है, मान लो वो अपने आइसो जो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा उससे कम पीएच पे, मतलब कि वो एसिडिक पीएच पे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पर अगर पीएच ज़्यादा हो गया और वो बेसिक नेचर में आ गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर वो नेगेटिवली चार्ज हो गया तो यहाँ पे हम कैटायन एक्सचेंजर जो यूज़ कर रहे थे वो वेस्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एनायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे माइन्यूट सी मिस्टेक हमारा पूरी प्रोसेस को ख़राब कर सकती है। तो ये थोड़ा कंट्रोल करना, जो सिलेक्टिविटी और रिजोल्यूशन है वो थोड़ी टफ हो जाती है।